मैं सविता पाठक और आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया चैनल। दोस्तों, मैंने कल वर्णमाला भाग 1 पढ़ा दिया है और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वर्णमाला भाग 2। ठीक है, अब मैं वर्णमाला भाग 2 में आपको पढ़ा रही हूँ मात्रा। यहाँ पर मात्रा पढ़ रहे हैं अपन। मात्रा क्या होती है? स्वर के जो संकेत चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। दोस्तों, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। अधिकांशतः ये पूछा गया है कि स्वर के संकेत चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि स्वर के जो संकेत चिन्ह है उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और दोस्तों, एक बात ये भी नोटिस करना है कि छोटा आ जो रहती है इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है, और बड़ा आ की एक डंडा होती है, उनकी इस तरह से होती है, ऋ ऋषि की इस तरह से होती है। इसमें ये सारी क्या है? इनकी मात्रा है। अपन ने क्या पढ़ा? स्वर के संकेत चिन्ह। तो ये सारी क्या है? स्वर है, और इनके ये जो संकेत चिन्ह है ये क्या कहलाते हैं? हमारी मात्रा कहलाते हैं। दोस्तों, अब आया स्वरों के भेद की बारी। स्वर मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती है। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर उसमें एक मात्रा का उपयोग कहता है तो उसे भी करते हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है छोटा, छोटी, छोटा वो, ऋ ऋषि, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर हैं। इसके बाद दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें कितनी मात्राओं का उपयोग होता है? इसमें 2 मात्राओं की उपयोग होता है। जैसे कि बड़ा आ, अब बड़ा आ का ऐसे बनाएंगे आ प्लस आ से, तो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। बड़ी, तो बड़ी ई का ऐसे बनी, छोटी ई प्लस छोटी, मतलब 2 ई से मिलके बनी है, तो ये भी क्या हो गई? दीर्घ स्वर हो गए। यहाँ पर नोट डाला है मैंने, नोट इसमें ये आईएमपी है। दीर्घ स्वरों में ए की एड़ी, ऐ की ऐनक, ओ की ओखली और औ की औरत क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। इन पर विशेष ध्यान दीजिए कि ए की एड़ी, ऐ की ऐनक, ओ की ओखली और औ की औरत क्या होती है? संयुक्त स्वर होते हैं। अब दोस्तों, अपना तीसरा है प्लुप्त स्वर। अब वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तीसरा अपना है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्लुप्त स्वर का अधिकांशतः उपयोग कहाँ होता है। प्लुप्त स्वर का अधिकांशतः किसमें किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। प्लुप्त स्वर का प्रयोग अधिकांशतः कहाँ किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। प्लुप्त स्वर का यहाँ पर अर्थ क्या है? ये भी आ जाता है कभी कभी। प्लुप्त स्वर का अर्थ क्या है? प्लुप्त स्वर का अर्थ है उछला हुआ। प्लुप्त स्वर का अर्थ क्या हुआ? उछला हुआ। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर तीसरा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का प्रयोग अधिकांशतः कहाँ किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। और प्लुप्त स्वर का अर्थ क्या होता है? उछला हुआ। और प्लुप्त स्वर का अन्य नाम इसे क्या बोला जाता है? त्रिमात्रिक भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? त्रिमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। यहाँ पर प्लुप्त स्वर पढ़ रहे हैं। प्लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? अपन ने पढ़ा अधिकांशतः संस्कृत में होता है। प्लुप्त का अर्थ होता है उछला हुआ, और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कि ओम। ओम अपन ने बोला तो नॉर्मली अपन यदि ह्रस्व स्वर बोलेंगे या दीर्घ स्वर बोलेंगे उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि हमें ओम को बोलने में लगेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? त्रिमात्रिक
स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि अपन किसी दूर खड़े बच्चे को बुलाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे, ए लड़के इधर आ। तो मतलब अपने को क्या हो रहा है, उस लड़के को बुलाने के लिए अपनी आवाज को खींचना पड़ रहा है और अपने एनर्जी लगानी पड़ रही है, और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अपेक्षा इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है बोलने में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लुप्त स्वर बोला जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं, व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। किसकी सहायता से बोली जाती है? स्वर की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। ठीक है, व्यंजन अपन यहाँ पर पढ़ लिया। व्यंजन अपन किसे कहते हैं? व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। अपन अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण उच्चारण स्थान, वर्ण उच्चारण स्थान को दोस्तों यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। वो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसकी एक ट्रिक है कचट तक। ये यदि ट्रिक याद कर लेंगे तो ये पांचों वर्ग जो है आपको याद रहेंगे। का वर्ग में का का गा का इंगा से लेके का का गा का इंगा तक है जो कि कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग चा सा जा झा इया है जो कि तालु से बोला जाता है। ता वर्ग टा टा डा ढा णा है जो मूर्धा यानी मुंह से बोला जाता है। ता वर्ग ता धा दा धा ना जो कि दंत से बोला जाता है। और पा वर्ग पा फा बा भा मा ये ओष्ठ यानी ओठ से बोला जाता है। अब ये पांचों वर्ग में व्यंजन कितने हैं? 25। दोस्तों ये वेरी आईएमपी है। ये क्या है? वेरी आईएमपी है। ये अधिकांश पूछा जाता है एग्जाम में, ये अधिकांश पूछे जाते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। और आपको इनमें से कोई सा भी एक वर्ण दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ से बोला जाता है, इसलिए ये सारी चीजें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए अपनी जीभ यानी जिह्वा को ज्यादा सक्रिय नहीं होना पड़ता, मतलब अपनी जीभ को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अंतस्थ व्यंजन क्या है? य र ल व, ये आराम से बोले जाते हैं, इसमें मेहनत नहीं लगती। अल्प प्राण भी है, इसको बोलने में अपनी वायु का उपयोग ज्यादा नहीं होता है। फिर इसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म यानी जो गर्मी छोड़े, संघर्ष यानी जो मेहनत करे। या तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। तो श, श, स, ह, ये तीनों प्रकार के सा और ये हा जो है आपका क्या है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन को महाप्राण भी कहा जाता है। महाप्राण यानी जिनको बोलने में हमारे प्राणवायु को है ना, प्राणवायु को ज्यादा उपयोग करना पड़े, यानी हमारी प्राणवायु का ज्यादा उपयोग हो। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में दोस्तों मैं समझा चुकी हूँ, इसका विभाजन भी करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो छात्र ज्ञा और स्वर, ये संयुक्त व्यंजन की संख्या भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तो ये संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पर नोट डाला गया है वेरी आईएमपी। संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और इसके बाद आपका ये जो पंचम वर्ग है, ये वाला जो पंचम वर्ग है, ये आपका क्या है? अनुनासिक है। पंचम वर्ग क्या है आपका? ड, या, ण, न, म, ये क्या हो गया आपका? पंचम वर्ण हो गया। पंचम वर्ण क्या हो गया? अनुनासिक व्यंजन हो गया। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं जो नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद आपका आएगा अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आपका क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा
ये दूसरा और चौथा क्या होता है आपका खा, और घा वाला क्या होता है महाप्राण होता है, और पहला तीसरा और पांचवा जैसे क ग और इंगा ये क्या होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण दोस्तों मैंने बताया अल्प प्राण यानी जिनको बोलने में हमारी वायु का या हमारी प्राणवायु का ज्यादा उपयोग नहीं होता, और महाप्राण यानी जिनको बोलने में हमारी प्राणवायु का अधिक से अधिक उपयोग होता है। दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसके बाद अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू।